बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इंतहाई खतरनाक हफ्ता शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल इस हफ्ते में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है और उन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से है और तयन होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा और सियासी हालात और सियासी निज़ाम और हुकूमती ढांचा कैसा होगा और ये सारे का सारा जो सियासत का ऊंट है ये किस करवट बैठेगा और पाकिस्तान की जो मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, इस बेड़ा गर्क होती हुई मईशत को संभाला मिलेगा या फिर ये इसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत डूबती रहेगी। जो इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हुई है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई और उनको हटाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ हुआ। ये सारे का सारा इसकी ये स्टोरी आपसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले सूरत हाल ये है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और DGISI की मुलाकात हुई थी। तो अहम शख्सियात की ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात के नताइज अभी तक बरामद नहीं हुए कि उस मुलाकात में क्या हुआ, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आ रही हैं कि उस दिन 4 जो हैं उमूर डिस्कस हुए। पहला नुक्ता यह था कि सदर ममलिकत ने इलेक्शन की तारीख देना थी और इलेक्शन की तारीख जो कि आर्टिकल जो मुतालिका आर्टिकल है 1973 के आइन का, उसके मुताबिक पाकिस्तान के सदर को तारीख देना है इलेक्शन की जब भी असेंबली वो तहलील करेंगे। तो असेंबली उन्होंने तहलील की, उनके दस्तखतों से हुई, इसलिए उन्होंने तारीख देनी है। अब इलेक्शन की तारीख ना ही इलेक्शन कमीशन दे रहा है और निगरान हुकूमत भी, यानी कि निगरान हुकूमत की वजारत कानून जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ जाके खड़ी हो गई और प्रेसिडेंट को छोड़ गई और आइन से इनहराफ किया और उन्होंने भी वजारत कानून में भी कहा कि सदर साहब आप तारीख नहीं दे सकते। अब सदर ममलिकत जो है वो अपना ये हक इस्तेमाल करना चाहते हैं और कहा यह चाह रहा है कि उन्होंने जुमे को ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना थी, तो उस वक्त आर्मी चीफ और DGISI उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गए और ये मुलाकात इंतहाई सिग़ाए राज में थी और बहुत राजदारी का मुजाहरा किया गया। चौथा फ्लोर जो है वो खाली करा लिया गया, ऐवान सदर का स्टाफ भी चला गया और आर्मी चीफ थे, DGISI थे और सदर ममलिकत थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, इस नौयत के अफसरान थे। और उसमें एक तो इलेक्शन का मामला, तो हमारी इत्तला के मुताबिक सदर ममलिकत इस मामले में कायल नहीं हो सके और वो इस बात पे कायल नहीं हो सके कि वो इलेक्शन की तारीख के बारे में जो वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन की जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त मान लिया जाए। लिहाजा वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहते हैं और अभी भी हमारे पास ये इत्तला है कि वो करना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है, एक तो बराह रास्त वो इलेक्शन की तारीख दे दें और दूसरा ये है कि वो रेफरेंस भेजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस सिलसिले में रहनुमाई करें, क्योंकि प्रेसिडेंट की दानिश्त में और एक्चुअल तमाम सीनियर कानूनदान यही कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने ही तारीख देनी है। नंबर 1, क्योंकि इलेक्शन का इनकाद होना या ना होना ये बहुत बड़ा सारा का सारा जो खेल है वो इसी के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि इत्तलाआत ये हैं कि इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उसके साथ मुस्लिम लीग नवाज भी उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज भी यही चाहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो और 90 दिन के अंदर अंदर हो और उसका खमियाजा पीपल्स पार्टी को अब भुगतना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी सिर्फ अनाउंस किया है निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस साहब ने अभी अनाउंस किया है, वो उनको दिखाया जा रहा है कि जनाब देखें थे हमारे पास ये है, हमारे पास भी ये कार्ड है, तो फिर हम निकल पड़ेंगे ऑपरेशन करने के लिए और आपकी रिट जो है, आपका जो नेटवर्क है वो खत्म करेंगे अंदरूनी सिंध से। और अंदरूनी सिंध से नेटवर्क खत्म करने का मतलब वहां पे पीपल्स पार्टी को कमजोर करने का मतलब है कि वहां से कुछ इलेक्टेबल्स उठाए जाएं और वो दे दिए जाएं मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्टेबल्स, और इस तरीके से नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार किया जाए और उनको कंफर्टेबल जोन में लेके आया जाए और उनके लिए इख्तिदार के लिए राह हमवार की जाए। तो लिहाजा
जरदारी साहब के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब निगरान वजीर दाखिला ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ताजरों के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात का भी लुब्बे लुबाब यही है कि जनाब अक्रॉस द बोर्ड अब हम करेंगे, डॉलराइजेशन का खात्मा करेंगे और स्मगलिंग का खात्मा करेंगे, और जो इस वक्त जो कार्टेल्स हैं उनको तोड़ा जाएगा। ये सारे का सारा एक मैसेज जा रहा है। तो उसके बाद सदर ममलिकत ने तारीख देनी है, और इलेक्शन जो है वो है नहीं, जो एजेंडा है या रोड मैप है उसमें इलेक्शन नहीं है, जो चेस बोर्ड सजाया गया है। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ ने यह भी कहा बकौल कामरान खान साहब के कि 6 माह तक हम ये सारा काम करेंगे। इसका मतलब है 6 माह का मतलब है मार्च तक ये काम होगा, जो ऑपरेशन क्लीन अप होगा, और अब ऑपरेशन क्लीन अप मार्च तक होता है तो इसका मतलब है इलेक्शन नहीं है। और इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो फिर तो इलेक्शन की तरफ लोग चले जाएंगे, कंपेन शुरू हो जाएगी, अगली हुकूमत आ जाएगी, और केयर टेकर निगरान सेटअप जो है इसकी रेट खत्म हो जाएगी। इसको फिर किसने सुनना और इनकी किसने सुननी है, क्योंकि करवाना तो इन्हीं के जरिए है। फिर ब्यूरोक्रेसी कैसे इनकी बात मान लेगी जब उनको पता है कि अगली हुकूमत आने वाली है, वो काकर हुकूमत तो नहीं होगी, वो मुंतखब हुकूमत होगी। लिहाजा इसलिए ये मैसेज भी रात ताजरों के जरिए दिया गया ताजरों की मुलाकात में कि जनाब हम हैं और हम 6 माह तक ये काम करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मेरे पास भी जो इत्तला है कि इलेक्शन अगर 90 दिन के अंदर अंदर ना हुए तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे 2025 तक, और 2025 में इलेक्शन होंगे, और उसमें भी एक बहुत बड़ा राज पिन्हा है। 2025 साल 2025 में इलेक्शन, अप्रैल के बाद इलेक्शन, उसमें बड़ा एक राज पिन्हा है, वो आप खुद तलाश करें। उसके बाद सदर ममलिकत का ये मामला था कि इलेक्शन की तारीख है। दूसरी जो इशू था वो ये था कि जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सदर ममलिकत ने ट्वीट करके बता दिया कि ये ना मैंने दस्तखत किए और ना ही मैंने इस पे कहा, बल्कि मैंने इसको कहा था इसको वापस भेजें और इस नोट के साथ भेजें कि ये मेरी तरफ से रिजेक्ट है। लेकिन वो उन्होंने फॉर्जरी की ईवान सदर के साथ, ईवान सदर में फॉर्जरी हुई, ईवान सदर ममलिकत के साथ फ्रॉड हुआ, तो उसके बारे में भी सदर ममलिकत अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और ना ही वो अपनी ट्वीट वापस लेने के लिए तैयार है और ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार है। और अगर ये मामला ऐसे ही रहता है कि सदर ममलिकत की ट्वीट भी बरकरार है और उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात भी शुरू हो चुके हैं, साइफर का मुकदमा भी शुरू हो चुका है, आर्मी एक्ट का मामला जो है वो भी उसी तरीके से, आर्मी एक्ट में जो तब्दीलियां की गई थी वो भी बड़ी ही बारीक और बड़ी ही बारीक किस्म की तब्दीलियां की गई थी। और उसमें जो एक तब्दीली थी वो ये था कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनको 60 साल तक, यानी कि अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट जो है उनकी रोकी जा सकती है, उनको उनकी रिटेन किया जा सकती है उनकी सर्विसेज 60 साल की उम्र तक। यानी अगर लेफ्टिनेंट जनरल को रिटायर हो रहा है तो उसको रिटेन किया जा सकता है 60 साल की उम्र तक, यानी उनको तकरीबन 4 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है, और ब्रिगेडियर है तो उसको इससे ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए वो भी एक कानून वो सदर मुल्क कहते हैं मैंने साइन नहीं किया, और उसके अंदर भी बहुत सारे राज पिन्हा हैं उस आर्मी एक्ट के और इस शिक के जो मंजूर की गई। और दूसरा उसमें यह भी कहा गया, फिलहाल उसमें इंपॉर्टेंट यही बात थी, लिहाजा सदर ममलिकत अपनी बात पे कायम है कि वो न ट्वीट वापस लेंगे न अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। नंबर 2। नंबर 3 जो बात है वो है सदर ममलिकत ने रिटायर होना है, उनकी रिटायरमेंट की एज आ रही है, मुद्दत पूरी हो रही है 5 साल, और इस वक्त जो आइन है वो ये कहता है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। और फिर यह है कि इस मुलाकात में उन्हें कहा गया कि या तो आप हमारे साथ चलें जैसे कि सिस्टम चल रहा है, अगर आप हमारे साथ नहीं चल सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा दे दें। और इसके बाद सदर ममलिकत कौन आएंगे? वो आएंगे सादिक संजरानी साहब, यानी वजीर आजम भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के, और जनाब सदर ममलिकत भी बाप के, और उधर वजीर आला बलूचिस्तान भी बाप का, निगरान वजीर आला, और ये सारे का सारा जो बाप ग्रुप है ये हो गया इकट्ठा,
اور اکٹھا ہونے کے بعد یہ باپ گروپ کیوں اکٹھا ہوا ہے قومی مرکز میں، پرائم منسٹر میں بھی، ایوان صدر میں بھی، اور ادھر بھی، ان سب کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ خبر بھی آپ کو آئندہ چند دنوں میں دے دوں گا۔ اس کے اندر بھی ایک خبر ہے، کیونکہ انوار کاکڑ صاحب کا اپنا انتخاب ہونا، باپ پارٹی سے لینا، بلوچستان سے لینا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی خبر رکھتا ہے۔ اور کیونکہ انوار کاکڑ صاحب کا یہ کہنا جو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ جی مجھے تو شہباز شریف صاحب نے کال کی تھی 2 دن پہلے، تو میں اس بات پہ قائل نہیں ہوں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ انوار کاکڑ صاحب کے بارے میں جو لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض صاحب وہ بالکل بڑی سادگی میں بتا کے جا چکے ہیں کہ جناب میں نے شہباز شریف صاحب کو جا کے بتایا، یہ نام میں نے دیا تھا اور میں نے کہا جی اس کو کریں، اور ہم کرائے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ جانے اور وہ کاکڑ صاحب جانے، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ وہ راجہ ریاض صاحب نے صحیح بات بتائی تھی، کیونکہ بات اس سے بھی اور تھی، نہ راجہ صاحب کو پتا تھا نہ شہباز شریف صاحب کو پتا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کون آ رہا ہے، کیونکہ نام کچھ اور تھے، اور نام رکھے ہوئے تھے وہ تھے، اور جو بلوچستان سے آنا تھا وہ ڈاکٹر مالک نے آنا تھا، جو چھوٹے صوبے سے کہا جائے گا چھوٹے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ ڈاکٹر مالک نے آنا تھا۔ اور سردار اختر مینگل صاحب کو بھی بتا دیا گیا آف دا ریکارڈ پی ایم ایل این میں کہ جناب یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، لہذا وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ یہ سارا بلوچستان کا ہی سارے کا سارا اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان صدر مملکت کو بھی، ایوان صدر میں بھی بلوچستان صادق سنجرانی سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم بلوچستان سے۔ یہ بہت بڑا اسکیم تو نہیں میں کہوں گا فی الحال، لیکن ہے بہت بڑی خبر ہے۔ تو بہرحال جی یہ سچویشن ہے اس وقت کی، اور صدر مملکت جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا پھر ہمارے ساتھ چلیں۔ تو صدر مملکت جو ہیں وہ اس بارے میں فی الوقت انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی انہوں نے مستعفی، کیونکہ صدر مملکت کو ہٹایا نہیں جا سکتا زبردستی۔ فیک وہ جو استعفیٰ تو ہو سکتا ہے، فیک جعلی اناؤنس کر دیا جائے، بات ختم، اور اس کو کہا جائے کہ استعفیٰ ہو گیا، اور ادھر صادق سنجرانی صاحب کو کہا جائے کہ جائیں جی آپ جا کے حلف اٹھا لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے استعفیٰ ہو نہیں سکتا۔ الیکٹورل کالج ختم ہو چکا ہے، الیکٹورل کالج آئے گا تو بات بنے گی اور نئے صدر آئیں گے۔ تو بہرحال ایک یہ تھا، یہ تو تھی ان ملاقاتوں کی داستان اور اس ملاقات کی کہانی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ اس ملاقات کے نتائج کیا نکلے، کیا صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، آرمی ایکٹ اور آفیشل ایکٹ پہ اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نمبر 3 وہی بات کہ استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ اس سے اگلے ہفتے میں پتہ چل جائے گا، اس ہفتے میں نہیں، اس سے اگلے ہفتے میں ان کی آ جائے گی، مدت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جی، تو دیکھیے۔ اور اب آتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کو بغاوت، ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، ان کو برطرف کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ جناب انوار کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں۔ انوار کاکڑ صاحب نے استعفیٰ اپنا ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ رواں برس 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جو کچھ ملک میں ہوا، وہ بغاوت اور خانہ جنگی کی ایک کوشش تھی۔ اور یہ جرگہ میں انہوں نے بات کی ہے، سلیم صافی صاحب سے گفتگو کی ہے، اور انوار کاکڑ نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا ہدف موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی۔ لہذا انوار کاکڑ کا کہنا ہے کہ تاثر نہیں دینا چاہتے، کاکڑ صاحب نے کہا کہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اگر ملکی قوانین کو پامال کرنے اور تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی نہ ہوئی تو ہم اس معاملے میں فریق نظر آئیں گے۔ یعنی انوار کاکڑ صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک بغیر تحقیق کے باقی لوگ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انوار کاکڑ صاحب کو یہ کس نے بتایا کہ آرمی چیف کے خلاف یہ بغاوت ہوئی تھی، یا آرمی چیف اور ان کی ٹیم کو کوئی ہٹانا چاہتا تھا، ان کے خلاف کو تھا، یہ کس نے بتایا؟ کیا ان کو کوئی بریفنگ دی گئی؟ کیا ان کے پاس کوئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، کوئی ایسی رپورٹ جس کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ریکارڈ پر آج تک نہیں آ سکی۔ اب نگراں وزیر اعظم وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون تھا، کیسے تھا، اور پھر
اگر ان کو یہ پتا ہے تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کے خلاف کارروائی کوئی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ بات ہے جی، یہ اب تک کی اطلاعات ہیں اور یہ صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.